फंजाई के डिस्कशन में आगे हमारा पार्ट आता है फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, मतलब फंजाई का जो इंटरनल क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में यही डिस्कशन आएगा। जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एक तो माइसीलियम में जो हाइफा है उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर आप याद करेंगे तो दो मेन पॉइंट थे हाइफा के अंदर। एक था कि हाइफा एसेप्टेट हो सकते हैं, मतलब उनमें सेप्टम या वॉल फॉर्मेशन नहीं था, और एक दूसरी कैटेगरी थी सेप्टेट की। तो इस आधार पर हाइफा सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ये एक तरीका होगा। इसी को कहा है एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। जब एनसीईआरटी कहता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम तो इसका अर्थ बनता है एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टेट। आज भी डायग्राम दिखेगा, पहले भी मैंने डायग्राम से समझाया है। जहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी, बिना वॉल के मल्टीपल न्यूक्लियाई एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में भरे हुए थे, वो क्या था? एसेप्टेट। जहां पर वॉल बनी हुई थी वो क्या था? सेप्टेट। एनसीईआरटी ने यहां पर जो खाली इतनी लैंग्वेज लिखी है तो लिखते ही पहचान जाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद कहता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। जब एनसीईआरटी कहता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये शब्द वास्तव में फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि फंजाई में क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा। सेक्सुअल स्पोर बनाने के जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वही कहलाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, जो आगे आपको दिखेंगे भी। सेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हाइफा से डेवलप होंगे, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अलग अलग फंजाई में अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल स्पोर हैं और अलग अलग प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिख दिया कि स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होगा। 4 क्लासेस आप पढ़ेंगे किंगडम फंजाई में, 4 क्लासेस का डिस्कशन आएगा। चारों के नाम पहले यहां पर मेंशन किए हैं। फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज। चारों से आपका वास्ता पड़ेगा, चारों एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। बढ़िया सवाल बनते हैं। चारों का पहले नाम पता होना चाहिए। फाइको सबसे लोअर लेवल की क्लास है फंजाई की, उससे एडवांस में जा रहे हैं एस्कोमाइसेटीज, और सबसे एडवांस में बेसिडियोमाइसेटीज। ये जो आखिरी में ड्यूटेरोमाइसेटीज लिखा है ये एडवांस का मैटर नहीं है, सबसे एडवांस बेसिडियोमाइसेटीज है। ये सबसे एडवांस है, रिटन में भी आएगा ये पॉइंट कि ये सबसे एडवांस है। ड्यूटेरोमाइसेटीज का जो केस है ये कैटेगरी अलग है। ये ड्यूटेरोमाइसेटीज ऐसे मेंबर आएंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, तो वो एक क्लास बना दी है। तो सबसे प्रिमिटिव कौन दिख रहा है आपको? फाइकोमाइसेटीज, देन एस्कोमाइसेटीज, सबसे एडवांस बेसिडियोमाइसेटीज। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें आएगा? ड्यूटेरोमाइसेटीज में। ये मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैं बोल रहा हूं ये सब पॉइंट डिटेल थ्योरेटिकल में भी आपके सामने आएंगे। अब यहां पर डिस्कशन जो आगे आया हमारा, फाइकोमाइसेटीज का सबसे पहले डिटेल डिस्कशन आ गया। मैंने पहले ही कहा कि ये सबसे लो लेवल की फंजाई है। तो अगर कोई कहता है लोअर फंजाई, लोअर फंजाई कौन है? फाइकोमाइसेटीज ही कहलाती है लोअर फंजाई। ये पाई जाती है कहां पर? ये पाई जाती है मुख्य रूप से एक्वाटिक हैबिटेट में। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लिखा हुआ अगेन। इसका महत्व क्या है? ये जो शब्द है ना फाइको, फाइको वर्ड एक्चुअली में रिलेट करता है एल्गी से। यस, पढ़ तो फंजाई रहे। जिस प्रकार से एल्गी सामान्य रूप से एक्वाटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं,
तो जो फंजाई एल्गी की तरह एक्वाटिक हैबिटेट में पाई जाए उनका नाम ही रख दिया, उस ग्रुप का नाम रख दिया फाइकोमाइसेटीज। तो फाइकोमाइसेटीज एल्गी है या फंजाई? फंजाई। लेकिन फाइको शब्द कहां से आया? एल्गी से। क्यों लिया गया? क्योंकि ये एल्गी की तरह पाई जाती है एक्वाटिक हैबिटेट में, और इसलिए कहीं क्वेश्चन में लिखा मिले एल्गल फंजाई तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कैसे हुआ जी, एल्गी तो अलग है, फंजाई अलग है, तो एल्गल फंजाई नाम का क्या चीज हुआ? एल्गल फंजाई वो फंजाई है जो एल्गी की तरह एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाए, तो नाम दे दिया उनको एल्गल फंजाई या फाइकोमाइसेटीज। इसके अतिरिक्त ये डिकेइंग वुड पर, मॉइस्चर वाले क्षेत्र में जहां पर मॉइस्ट एंड डैम्प, मतलब बाहर का ओपन एरिया कम है, मॉइस्चर है, ऐसे क्षेत्र में अगर कोई लकड़ी के मटेरियल है वो गल सड़ रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, उन पर यह फंजाई पाई जाती हैं। और इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं प्लांट्स में। एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, जो प्लांट में कई प्रकार की डिजीज करते हैं, पैदावार को भी फसल में प्रभावित करते हैं, प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो ये क्या क्या पॉइंट आ गए याद करने के? फाइकोमाइसेटीज एल्गल फंजाई कहाँ पाए जा रहे हैं? मेनली एक्वाटिक हैबिटेट में। इसके अतिरिक्त मॉइस्ट प्लेसेस में जो लकड़ियां गल सड़ रही हैं उन पर पाए जा रहे हैं। कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ये डिस्कशन आ गया यहाँ पर इनके जनरल बेसिक पॉइंट का। फिर आया पॉइंट, हमने कहा था कि इसमें हाइफा किस प्रकार का पाया जाएगा उसके माइसीलियम में, ये क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिसको कहा था एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और हाइफा। अब इसके माइसीलियम में जो हाइफा है वो कैसे है? एसेप्टेट, मतलब बीच में वॉल फॉर्मेशन पूरा नहीं है, बस यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो दिखेगा, बट अदरवाइज पूरा सेप्टम या वॉल फॉर्मेशन नहीं है, जिस कारण से ये एक पूरा जो हाइफा है ये मल्टी न्यूक्लिएट बना हुआ है। मतलब सारे न्यूक्लियस तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ गए ना, तो इसीलिए क्या कहा था ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को? सिनोसिटिक। पहले से कहता हुआ आ रहा हूं, सिनोसिटिक, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। अगर सेल्स डिवाइड होते चले जाए, ये बड़ा फिलामेंट बन जाए, पर उनके बीच में वॉल ना बने, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन फॉर्म्स अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। तो बिना वॉल फॉर्मेशन के मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते आ रहे हैं अपने पिछले डिस्कशन से ही? हाइफा। ऐसे बहुत सारे हाइफा मिल जाते हैं, तो क्या बनाया था? माइसीलियम। अभी एक बनाया, पहले माइसीलियम बना के समझा चुका हूं। तो इनमें जो माइसीलियम है वो सभी फाइकोमाइसेटीज में, कोई भी मेंबर हो फाइकोमाइसेटीज का, सबके लिए ये बात ट्रू रहेगी दैट हाइफा आर एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, एसेप्टेट सिनोसिटिक, एक ही मतलब है। फिर बोलता हूं, एसेप्टेट सिनोसिटिक, या लिखा हुआ आ जाए ऑप्शन में एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, सेम मीनिंग है, सेप्टम नहीं है। अब जो फाइकोमाइसेटीज क्लास है वो फर्दर दो ग्रुप्स में बांटी जाती है, और वो कहलाते हैं oomacetes एंड zygomacetes। बिल्कुल अच्छे से पहचानना है, सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। oomacetes एंड zygomacetes, दोनों के दोनों में ये बात सच है कि दोनों में ही जो हाइफा है वो यही प्रॉपर्टी रखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, इसका मतलब माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस नहीं है, कुछ और अंतर है, और वो अंतर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस मिलेगा, जिसके आधार पर ये दो ग्रुप्स बट गए इसमें, oomacetes एंड zygomacetes। ध्यान से देख लेना, फाइकोमाइसेटीज, हाइफा, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। फाइकोमाइसेटीज डिवाइडेड इनटू oomacetes, zygomacetes। क्या एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट दोनों पर एप्लीकेबल है? यस, दोनों पर एप्लीकेबल है, इसमें कोई अंतर नहीं। फिर अलग कैसे कैसे किया? कुछ और अंतर है, और वो अंतर है मेनली किसमें?
और भी छोटे मोटे आएंगे सब, पर जो ये डिवीजन हुआ है दो ग्रुप्स में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आगे हम डिस्कशन लेंगे अपना oomacetes का। oomacetes पहला ग्रुप आ गया। oomacetes में पहले भी मैंने कहा, स्टार लगा के बताया था, और आज फिर oomacetes का नाम आते ही कहूंगा कि oomacetes में जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेल्यूलोज की। फंजाई में ये ही अकेला ग्रुप है जहां पर आपको सेल वॉल किसकी बनी हुई मिलेगी, सेल्यूलोज की। वरना बाकी मेंबर्स में काइटिन नामक एक पॉलीसेकेराइड बताया था, उसकी सेल वॉल होती है। तो oomacetes में पहला ही पॉइंट ये आ गया दैट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये इसको बाकी फंजाई से अलग करती है ये प्रॉपर्टी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। पिछली क्लास में, पिछले डिस्कशन में बताया था स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि माइटोसिस के माध्यम से बने थे, और दो कैटेगरी बनाई थी, डायग्राम सहित बताई थी। एक फ्लैजिला वाले स्पोरेंजियोस्पोर थे और दूसरे बिना फ्लैजिला के। फ्लैजिला वाले स्पोरेंजियोस्पोर कौन से थे, जूस्पोर। पिछले डिस्कशन में डायग्राम सहित बताया था कि किस प्रकार से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे, और वो जो फ्लैजिलेटेड वाले हैं वो oomacetes में बनते हैं, वो जूस्पोर्स है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। याद करो प्लाज्मोगेमी में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा इसको, जहां पर किसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर से गैमेटेंजिया का कंटेंट ट्रांसफर होगा, उसको क्या कहा था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये आ गया, दोबारा से इसको शो करता हूं, पूरा डिटेल यहां पर देता हूं, इसका खूब ध्यान से देखना है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टू गैमेटेंजिया, मीनिंग बताया था, फिर वापस आ गया है। क्या है गैमेटेंजिया, ये स्ट्रक्चर एक गैमेटेंजिया है, ये स्ट्रक्चर एक गैमेटेंजिया है। टू गैमेटेंजिया दैट इज गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ये गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कम इन कॉन्टैक्ट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से संपर्क में आए, और जिससे मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम का कंटेंट किस में जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाएगा, ये ट्रांसफर होगा। और जैसे यहाँ पर पाइथियम और एल्ब्यूगो जैसे मेंबर्स के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। ये उगोनियम टर्म किसके लिए उपयोग हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए, और एंथ्रीडियम किसके लिए, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए। सो उगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, कंटेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ट्रांसफर्ड थ्रू अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो क्या पूरा का पूरा ऑर्गन फ्यूज हो गया, नहीं। ऑर्गन फ्यूज हो जाता तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बताया था, ऑर्गन फ्यूज नहीं हो, केवल फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से कंटेंट ट्रांसफर हो, तब ये क्या कहलाएगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और ये पूरा इसका मीनिंग जो पहले भी बताया, यहां पर वापस आपको देखने के लिए मिल रहा है। मेल गैमेटेंजियम कंटेंट इज ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमेटेंजियम। सिंगुलर में बताया था गैमेटेंजियम, दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या, गैमेटेंजिया। सो गैमेटेंजिया आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं वही क्या कहलाते हैं, गैमेटेंजिया। इस माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये तो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी। अब आप इसको और आगे बढ़ाया, डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है, बुकिश डायग्राम नहीं है, ये हमने समझने के लिए ड्रॉ करे हैं, बनाए हैं, इनको पहचानने के लिए, यहीं से हमारी नॉलेज आएगी। मतलब ये खाली थ्योरी का मैटर नहीं है बिल्कुल भी, थ्योरी रटने से इधर उधर फिसल जाएगी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद करेंगे तो पूरी स्टोरी डेवलप हो जाएगी दिमाग में। ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है, ये एक हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट, दूसरा हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट, ये न्यूक्लियाई इधर उधर फैले हुए हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार के सेक्स ऑर्गन बने। एक हाइफा से डेवलप हुआ एंथ्रीडियम, ये साइन किसका, मेल सेक्स ऑर्गन का, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा, हैप्लॉइड एन। दूसरा ये थोड़ा लार्ज साइज का उगोनियम, साइन फीमेल सेक्स ऑर्गन।
अभी थ्योरेटिकली लिख के समझाया था, कंटेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेफ्ट राइट नहीं चलाना है, दिमाग सही लगाना है। यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन इधर बना हुआ था, तो ये कंटेंट पिछले डायग्राम में इधर जाता हुआ दिख रहा था। कुछ लोग इसी चक्कर में चक्कर परेशान हो जाते, पहले तो इधर जा रहा था। अरे इधर उधर से मतलब नहीं है, एंथ्रीडियम का कंटेंट किस में जाएगा? उगोनियम में। अब यहां पर इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसा लिया है? एंथ्रीडियम इधर बना दिया है, उगोनियम उधर बनाया है। तो उससे धोखे में नहीं आ जाना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे लॉजिक पहचानना है। एंथ्रीडियम का कंटेंट उगोनियम में गया, क्या हो रहा है इससे? प्लाज्मोगेमी हो रही है। लेकिन नोटिस करना है कि बीच में ये ओरिजिनली था एन और ये एन। पिछली क्लास के डिस्कशन में बीच में एक स्टेज आती थी एन प्लस एन, अब वो कहीं नहीं है, सीधा क्या बन गया? 2n। इसका मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, सीधा फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का और तैयार क्या हो जाता है? 2n। ये डिप्लॉयड स्टेज आ गई, मतलब n प्लस n गायब है, ये इंडिविजुअल n, ये इंडिविजुअल n, और तुरंत क्या बन गया? 2n। बीच में n प्लस n को मौका नहीं मिला, क्योंकि कैरियोगेमी तुरंत हो गया, दोनों न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज हो गए, बीच में समय नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यहां आकर न्यूक्लियस बहुत देर तक मेल वाला न्यूक्लियस इंतजार करता रहे फ्यूजन का, ऐसा नहीं हुआ, तुरंत फ्यूजन हो गया, जिससे 2n स्टेज आ गई, जो कि यहां पर ओस्फियर के नाम से जाना जा रहा है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, कहीं कहीं काम आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म ज्यादा है, oospore। ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तैयार हो गया जो जाइगोट के इक्विवेलेंट है, और इसमें रेस्टिंग स्टेज आती है, इसमें रेस्टिंग स्टेज आती है, थिक वॉल होती है, इसमें थिक वॉल होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में काफी समय तक ये रेस्ट कर सकता है, अपनी थिक वॉल से खुद को प्रोटेक्ट करेगा, oospore जो बन गया। ये टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, परेशान करता है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर सुटेबल कंडीशन में इसमें मियोसिस से जर्मिनेशन होगा, और मियोसिस से ये क्या बनाएगा? ज़ूस्पोर्स। अब यहां बहुत समझना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ज़ूस्पोर का नाम लिया था, ये रे ज़ूस्पोर, लेकिन ये ज़ूस्पोर कौन से थे? ए सेक्सुअल वाले। बार बार कह चुका हूं, ए सेक्सुअल स्पोर बनेगा तो किसके माध्यम से? माइटोसिस। ए सेक्सुअल वाले स्पोर्स जो बनते हैं वो माइटोसिस के माध्यम से बनते हैं, सामान्य माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से बनते हैं। अब यहां पर टर्मिनोलॉजी इस प्रकार की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से, रिडक्शन डिवीजन से जो स्पोर बने उनमें भी मोटिलिटी है, तो उनको भी नाम क्या दिया गया है? ज़ूस्पोर। पर मैंने पहले ही सतर्क करने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो अब आप डिस्कस कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ज़ूस्पोर्स हैं। कई जगह पर हो सकता है ज़ूस्पोर नहीं भी लिखे, सिंपली लिख दे सेक्सुअल स्पोर, उससे भी काम चल जाएगा आपका। सेक्सुअल स्पोर बन गए मियोसिस से, और ये जो भी सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बनेंगे ये सब जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? नए हाइफा। अब साइकिल देख लो अपने सामने, साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा पूरी। माइसीलियम के अंदर हाइफा ग्रो कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय किसी हाइफा ने एंथ्रीडियम बनाया, किसी ने उगोनियम बनाया, कंटेंट ऑफ एंथ्रीडियम ट्रांसफर्ड इनटू उगोनियम। यहां आप सवाल कर सकते हैं, नया सवाल कर सकते हैं कि ये जो एंथ्रीडियम उगोनियम है ये मल्टी न्यूक्लिएट या यूनी न्यूक्लिएट, मतलब इनमें मल्टीपल न्यूक्लियस या सिंगल वेरिएशन हो सकता है जी। सिंगल वाले भी सेक्स ऑर्गन बन सकते हैं और मल्टीपल वाले भी बन सकते हैं। मैंने उसमें समझने के लिए आसान रहता है सिंगल न्यूक्लियस वाले एंथ्रीडियम बना दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएशन है, पॉसिबिलिटी है दैट द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड उगोनियम मे हैव मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। पर जो भी न्यूक्लियस होंगे वो सब कैसे होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड फर्टिलाइजेशन से पहले। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो गया, पूरा स्ट्रक्चर का नाम oosphere। फिर इस पर थिक वॉल बनती है और बाकी हाइफा से ये अलग हो जाता है,
और थिक वॉल बनाकर बाकी हाइफा से अलग हो गया, रेस्टिंग स्टेज में चला गया, क्या कहलाएगा ये? oospore। अब इसमें मियोसिस हो गया, मियोसिस होकर इसने सेक्सुअल ज़ूस्पोर्स बनाए। जितने भी सेक्सुअल ज़ूस्पोर्स बनेंगे वो जर्मिनेट होकर नए हाइफा बनाएंगे और वही नए हाइफा नया माइसीलियम तैयार करेंगे। इस प्रकार से इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है। पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, फिर अगले पॉइंट पर जाऊंगा। अगला केस आ गया डिस्कशन में, जो मैंने वर्बली बोला पहले। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी एंड दस डाइकैरियन फेज, मतलब n+n वाला जो फेज है वो एब्सेंट है। मैंने आपको डायग्राम दिखाया क्लियरली, फिर शो कर देता हूं। इंडिविजुअल n और उसके तुरंत बाद 2n, n+n वाली स्थिति यहां दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब इसमें टाइम गैप नहीं है। मींस अगर आप अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहेंगे तो उस पुरानी इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिखाई देगा? ये पुरानी इंफॉर्मेशन, n और n के फ्यूजन से प्लाज्मोगेमी से क्या बन रहा था? n+n डाइकैरियन। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तुरंत दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा सीधा। मतलब n+n का मौका ही नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जो डाइकैरियन है वो क्या है? एब्सेंट है। डाइकैरियन क्या है? एब्सेंट है। n+n स्टेज दिखाई नहीं देगी, ये बताया। फिर उसके बाद पॉइंट आता है सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स का। याद रखने वाली स्टोरी, कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया। याद रखने वाली स्टोरी में मेंबर्स, 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम दिए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक एल्गल फंजाई है जिससे आलू में, पोटैटो में, उसकी पत्तियों में एक डिजीज होती है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं जगह जगह से, उसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट किस लिए? उसके ग्रोइंग सीजन के थोड़े देरी से होती है, मतलब अर्ली स्टेज में नहीं है। तो उस ब्लाइट शब्द जो आता है वो आता है पत्तियों में कालापन जो आ जाता है जगह जगह, उसके लिए उस बीमारी को खेत में ब्लाइट बोलते हैं। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए रेस्पॉन्सिबल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। हाँ जी, याद करना पड़ेगा, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, लिखा इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये एल्ब्यूगो कैंडिडा एकदम सुपर इंपॉर्टेंट, एकदम सॉलिड रट्टा चाहिए जी एल्ब्यूगो कैंडिडा का। ये कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स कौन है? क्रूसीफर्स वो मेंबर है जो मस्टर्ड फैमिली के मेंबर्स हैं और वो कहलाते हैं क्रूसीफर्स। यहां पर भी पत्तियों में ये रोग होता है, पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है, रस्टिंग जैसी हो जाती है, सफेद रस्टिंग, वो कहलाती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। और पत्तियां अगर डैमेज होंगी, चाहे ब्लाइट से हो चाहे रस्ट से हो, दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाती है, अगर पत्तियों में कोई बीमारी से डैमेज होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी कम होगी, फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये 2 मेंबर्स इंपॉर्टेंट आ गए। फिर इसके बाद आगे डिस्कशन आता है हमारा जो दूसरा ग्रुप था फाइकोमाइसिटीज में, दैट इज जाइगोमाइसिटीज। फिर पहले वही पॉइंट लिया, जाइगोमाइसिटीज में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की। ooमाइसिटीज में किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। और जाइगोमाइसिटीज में काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। और कौन से स्पोरेंजियोस्पोर्स? एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड है। पहले डायग्राम सही समझा चुका हूं ये बात, अब तो केवल आपके सामने थ्योरी लिख रहा हूं। दिस पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू अ डायग्राम। 2 टाइप के स्पोरेंजियोस्पोर्स, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड वाले थे तो वो क्या थे? ज़ूस्पोर। नॉन फ्लैजिलेटेड एप्लानोस्पोर। जो जाइगोमाइसिटीज है उसमें कौन से बन रहे हैं? एप्लानोस्पोर बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। फिर बोलूंगा, शब्दों को अलग रखना, पहचानना है। थोड़ी देर पहले क्या आया था? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट।
ये आया था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। कॉन्टैक्ट में पूरा फ्यूजन नहीं है, बस हल्का संपर्क है, वो कॉन्टैक्ट है। कॉपुलेशन में ट्यूब नहीं है, पूरा फ्यूजन है। सो कॉपुलेशन इज कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेटेंजिया एंड कॉन्टैक्ट इज नॉट कंप्लीट फ्यूजन, इट इज ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जो यहां पर भी आपको मल्टीपल डायग्राम से दिखा चुका हूं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से गया था, ये कॉन्टैक्ट का केस था। फिर इसके बाद आगे पॉइंट आया हमारा यहां पर, इसका डिस्कशन डिटेल। अब आप देखो जरा, जाइगोमाइसेटीज के मेंबर, ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है, एक हाइफा दूसरा हाइफा। याद करेंगे जरा अपना पुराना पॉइंट, एक हाइफा प्लस टाइप, दूसरा हाइफा माइनस टाइप। होमोथैलिक हेटेरोथैलिक पढ़ाते हुए कहा था, प्लस माइनस लिखने का अर्थ यह है कि इनके जीनोटाइप में कुछ अंतर है, जिसकी वजह से इनके जो जेनेटिक कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। हेटेरोथैलिक स्पीशीज में प्लस प्लस के साथ रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा, माइनस माइनस के साथ नहीं करेगा। इसलिए मैंने डायग्राम में क्या लिए, एक हाइफा लिया प्लस वाला और एक हाइफा लिया माइनस वाला, ऐसा चलेगा डायग्राम, ध्यान से पहचानना है। प्लस वाला हाइफा माइनस वाला हाइफा, उसमें ये तैयारी हो रही है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनने की। प्रोसेस आगे बढ़ा, दो गैमेटेंजिया बन गए। ओरिजिनल हाइफा भी मल्टी न्यूक्लिएट है और गैमेटेंजिया में भी बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए डिवीजन से। एक प्लस वाला गैमेटेंजिया, दूसरा माइनस वाला गैमेटेंजिया, प्लस हाइफा माइनस हाइफा। गैमेटेंजिया समझा कर आया हूं, वो स्ट्रक्चर्स जो गैमिट बनाते हैं वो गैमेटेंजिया है। ये दो गैमेटेंजिया तैयार हो गए। अब इनमें क्या ट्यूब बनेगी ना, ये है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन यहां लिखा था अभी आपके सामने, क्या नाम प्रोसेस का यहां पर फ्यूजन के, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कोई ट्यूब नहीं बनेगी, यहां पर सीधा पूरा ये कंटेंट फ्यूज हो गया, दोनों तरफ के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। क्या लिखा है न्यूक्लियस, एन एन। अब फ्यूज होने के बाद अगर इधर 10 न्यूक्लियस इधर 10 न्यूक्लियस, तो 10 के साथ 10 फ्यूज हो गए, तो नए भी कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 20 ना। 10 के साथ 10 फ्यूज होंगे तो 10 ही बनेंगे, जुड़ गए। लेकिन पहले थे n और अब सब न्यूक्लियस क्या हो गए, 2n। तो यहां ये जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हर एक 2n है, और इसलिए अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया 2n। फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सामान्य जानकारी, जाइगोट। इसके जाइगोट के लिए एक अलग से टर्म है, वो कहलाता है जाइगोस्पोर। क्या कहलाता है, जाइगोस्पोर। क्या जाइगोस्पोर भी मल्टी न्यूक्लिएट है, यस। हर न्यूक्लियस कैसा है, 2n। इस जाइगोस्पोर पर भी एक थिक वॉल बन जाती है, जो अलग से ये रेड कलर से बनाकर दिखाई है। तो पहले फ्यूजन हो गया पूरा, एन वाले न्यूक्लियस जुड़ गए और फिर उस पर एक वॉल बन गई। ये कुछ समय रेस्ट भी करेगा। ये जो जाइगोस्पोर होता है, ये जो इतना छोटा पॉइंट है डार्क, मतलब यहां मैंने कलर को क्यों महत्व दिया, इसलिए दिया क्योंकि इसके संदर्भ में सवाल बनता है। जाइगोमाइसेटीज के जो मेंबर्स हैं, अगर वो कहीं ग्रो करते हैं, जैसे घर में ब्रेड लाकर रखी, उस पर काली काली फंगस लग गई, वो जो काला स्ट्रक्चर दिखता है वो और कुछ नहीं है, ये जाइगोस्पोर है। ये वाली स्टेज ही वो ब्लैकिश स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो जाइगोस्पोर होता है। मल्टी न्यूक्लिएट डिप्लॉयड, मल्टी न्यूक्लिएट है, हर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। कुछ समय ये रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होगा, जाइगोस्पोर में जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के समय डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस। और बार बार कहता आ रहा हूं, मियोसिस से कैसे स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। आप देखो, ये ओरिजिनल जाइगोस्पोर था, इसके न्यूक्लियस ऊपर एक वर्टिकल हाइफा में एंटर हुए, और इसी समय इनमें मियोटिक डिवीजन हुआ, और मियोटिक डिवीजन से ये इस प्रकार से अंदर यहां पर हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार हो गए मियोटिक डिवीजन से। तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्स अब बने हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था, ये 2n, ये स्ट्रक्चर 2n। अब जो ये सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, ये सेक्सुअल स्पोर कैसे होंगे, n।
सेक्सुअल स्पोर कैसे होंगे, एन। ये यहां पर स्पोर रिलीज हो गए मैच्योरेशन के बाद, रिलीज होने के बाद इन स्पोर से ये गए मिट्टी में, गए किसी सरफेस पर गए, और अब इन्होंने जर्मिनेट करके क्या बना दिया, नए माइसीलियम बना दिए। इस प्रकार से साइकिल चलेगी। जैसे पहले कहा था अभी भी वही पॉइंट है। साइकिल ध्यान से देखेंगे, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ साथ। ओरिजिनली हाइफा ऑफ माइसीलियम आर ग्रोइंग। In case of heterothallic species, one hypha must be positive type and another hypha must be negative type. Only then sexual reproduction will take place. तभी हो पाएगा। फिर उसके बाद दोनों हाइफा ने क्या बनाए अपने, गैमिटेंजिया। दोनों गैमिटेंजिया में ट्यूब बनी या कंप्लीट फ्यूजन हो गया, कंप्लीट फ्यूजन हो गया। क्या बन गया, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट। Each nucleus present in zygospore is 2n. After some rest क्या होगा, zygospore में मियोसिस के माध्यम से जर्मिनेशन हुआ, सेक्सुअल स्पोर बने, रिलीज हो गए, और उन्होंने जर्मिनेट करके क्या बना दिया, नए हाइफा बना दिए। इस प्रकार से इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल चलेगी। अगेन साइकिल ध्यान से देखनी है, एक बार इसको आपको देखने का समय दूंगा, फिर अगले पॉइंट पर जाऊंगा। जो पॉइंट पहले ओमाइसिटीज में कहा था और अच्छे से समझाया पुराना एग्जाम्पल लेकर भी, वो यहां भी वैलिड है। बीच में कोई n+n स्टेज दिखाई नहीं देती, डाइकैरियोन स्टेज दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में कोई गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है। तो यहां पर n इधर तुरंत फ्यूज होते ही 2n आ गया, n+n जैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। फिर यहां पर भी इस प्रकार से इंपॉर्टेंट मेंबर्स लिए, दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स राइजोपस एंड म्यूकर। बहुत माइनर सा अंतर इनमें स्ट्रक्चरल होता है, अदरवाइज ये दिखने में बहुत सेम लगते हैं। और ये दोनों ही ब्रेड के ऊपर ग्रो करना प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने कहा था ब्रेड पर ग्रोथ होती है, और ब्लैकिश आपको फंगस कभी कभी ब्रेड पे दिखाई देता है, वो यही दोनों हैं, राइजोपस एंड म्यूकर। और इसी कारण से ये ब्रेड मोल्ड भी कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। मोल्ड वर्ड इज रिलेटेड टू फंजाई, MOULD लिखे या MOLD एक ही मीनिंग है, और ये ब्रेड पर ग्रो करते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, ब्रेड मोल्ड कह दिया। जो दोनों केस थे साइकिल के, उनको उन दोनों रिप्रेजेंटेशंस को अच्छे से रिवाइज करना है। जिन दोनों स्लाइड पर साइकिल का डिस्कशन आया है उसको ध्यान से देखना है, और बाकी कई पॉइंट ऐसे भी हैं जो पिछली क्लास के हिस्सों से कनेक्ट होते हैं, ध्यान से पहचानना है, रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को मेमोराइज करना है। इसी प्रकार से ये हमारा पार्ट जो फाइकोमाइसिटीज का वो पूरा होता है। नेक्स्ट फंगल क्लास इन अवर डिस्कशन इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो सेकंड नंबर हमने डाला है, पहले हमने डिस्कस किया फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अब ये नेक्स्ट जो क्लास आ गई डिस्कशन में एस्कोमाइसिटीज, जिसमें जो शब्द आया है एस्को, ये शब्द आया कहां से है, ये कहलाते हैं सेक फंजाई। जो सेक फंजाई शब्द है वो किससे रिलेटेड है, सेक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एस्कस बनेंगे जो फ्रूटिंग बॉडी कहलाएंगी। डायग्राम सही दिखेगा। इसमें स्पोर, सेक्सुअल स्पोर बनाने के लिए सैक लाइक या बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और वही सैक लाइक स्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल टर्म है एस्कस। और इसी आधार पर आप देख रहे हैं कि ये सैक फंजाई कहलाते हैं, मतलब बैग फंजाई कहला रहे हैं, या जो एग्जाम में टर्म आएगा वो आएगा सैक फंजाई। और इसलिए क्लास का जो नाम है वो क्या है, एस्कोमाइसिटीज। इसका रिलेशन इसके स्पोर से भी बनेगा, जो स्पोर भी कहलाएंगे एस्कोस्पोर्स। पहले भी नाम लिया मैंने उनका, भी आज बनते हुए दिखाई देंगे। इसमें जो मेंबर्स हैं वो सैप्रोफिटिक है मेनली, ये मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि फंजाई में जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है। अब सैप्रोफिटिक के अंदर हमने कहा ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से, डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या गोबर जो है, काऊ डंग वगैरह, वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है? बिल्कुल, पर उसके लिए अलग से टर्म है, उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस।
कोप्रोफिलस फंजाई वो कहलाती हैं विच ग्रो ऑन फिकल मैटर, जैसे काउ डंग। फिकल मैटर मतलब जैसे काउ डंग, जो गोबर के ऊपर उगने वाली फंजाई है वो कहलाती है कोप्रोफिलस। ये टर्म भी काम आ जाता है, कोप्रोफिलस फंजाई कहलाती है। पर ये कैटेगरी किसके अंदर, ये सेप्रोफाइट के अंदर, ये वो भी तो एक प्रकार का डिकम्पोजिशन ही कर रही है। हाँ, इनसे बचे हुए कुछ मेंबर होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि फंजाई में पैरासाइट हो सकते हैं, किसी प्लांट वगैरह में डिजीज कर रहे हो, कुछ केस में एनिमल में भी हो सकते हैं, तो ये पैरासिटिक मोड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दो बेसिक जानकारी आ गई। इसका मतलब यहाँ पर एक तो सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर और दूसरी जानकारी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर हमें इसके माइसीलियम की जानकारी चाहिए। एनसीईआरटी भी कहता है कि जो माइसीलियम है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। मैंने उसको ड्रॉ करके दिखाया। एक तो इसमें ब्रांचिंग बनाई, मतलब इस माइसीलियम को बनाने वाले जो हाइफा है वो ब्रांच्ड है। सेप्टेट पहले से समझाया, जिनमें ये सेपरेशन या सेप्टम प्रेजेंट हो सेल्स के बीच में। लेकिन यहां क्या खास बात है, सेप्टम में बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं। इस सेप्टम के अंदर पोर्स है, ये आप नोटिस करेंगे तो ये पोर्स प्रेजेंट है सेप्टम के अंदर। इन पोर्स में से न्यूक्लियस पार नहीं हो पाएगा, वरना तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता सेप्टम का। हाँ, इनमें से साइटोप्लाज्म इधर उधर मूव कर सकती है इन पोर्स में से सेप्टम के, बट न्यूक्लियस नहीं जाएगा। तो मतलब न्यूक्लियस हर सेल के पास एक रहेगा। इट मींस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, मल्टी न्यूक्लिएट का नंबर नहीं आएगा। तो ये यहां पर आपको इस प्रकार का हाइफा का स्ट्रक्चर दिखेगा जो माइसीलियम बनाएंगे, जिनका नेटवर्क माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। पहले भी हमने ये टर्म डिस्कस किया है। ये बताया पोर्स इन सेप्टम होते हैं। दीज आर स्मॉल पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म मूवमेंट अलाउड बट नॉट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मूवमेंट इनके इन पोर्स के आर पार अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब पुरानी जानकारी में अपने नया पॉइंट जुड़ गया। माइसीलियम ब्रांच्ड है, उसमें सेप्टम है, लेकिन सेप्टम में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है सेप्टम के अंदर। फिर उसके बाद माइसीलियम यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है या बाइन्यूक्लिएट। माइसीलियम बाइन्यूक्लिएट कैसे होगा, यह बनेगा डाइकैरियोन से, फ्रॉम डाइकैरियोन। डाइकैरियोन पहले बताया था N+N कंडीशन, प्लाज्मोगेमी के बाद जो कंडीशन आई है उससे अगर हाइफा बन गया तो वो कैसा हो जाएगा, हर एक सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होंगे, तो वो कहलाएगा बाइन्यूक्लिएट। तो ये बात तो जानकारी हो गई माइसीलियम वालों की। एस्कोमाइसिटीज में एक मेंबर ऐसा भी है जो फिलामेंटस नहीं है, पहले भी नाम आया था उसका, ईस्ट। ईस्ट ऐसा मेंबर है जो कि यूनिसेलुलर है। ईस्ट या सैक्रोमाइसिस जो है वो यूनिसेलुलर मेंबर है, उसमें हाइफा फिलामेंट ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये यूनिसेलुलर मेंबर है। तो इसका मतलब एस्कोमाइसिटीज में वही अपना पुराना पॉइंट, एक्सेप्ट ईस्ट अदर आर फिलामेंटस एंड देयर हाइफा आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट और समटाइम्स में भी बाइन्यूक्लिएट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि अगर वो डाइकैरियोन बन चुका है तो। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल। इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मतलब कोई एसेक्सुअल स्पोर, गैमिट वगैरह किसी में भी कोई मोटाइल सेल्स नहीं है। मतलब कहीं पर भी आपको कोई फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं मिलेगी। चाहे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हो और चाहे गैमेट्स हो, नन ऑफ देम आर मोटाइल। मतलब किसी में भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में। क्यों कह रहा हूं ऐसा,
फाइकोमाइसिटीज में पीछे आपने ज़ूस्पोर पढ़े थे, नाम आया था जिनमें मोटिलिटी प्रेजेंट थी। यहां ऐसा नहीं है, जो स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह में भी बनेंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे, मोटिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आया हमारे डिस्कशन में रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन अपने पुराने पॉइंट जो डायग्राम से भी समझा चुका हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग से फिशन से, ईस्ट का पूरा डायग्राम पहले ही जब फंजाई में कॉमन रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहा था तो बडिंग और फिशन दोनों डायग्राम से समझाए थे, उन्हीं का एग्जांपल यहां पर लिया है क्योंकि अब ईस्ट इसका मेंबर है तो एग्जांपल तो यहां आएगा। तो ईस्ट जो बडिंग फिशन कर रहा था वो किसकी प्रॉपर्टी में आ गया, एस्कोमाइसिटीज। फ्रेगमेंटेशन तो कॉमन है, जो फिलामेंटस वाले मेंबर होंगे, फिलामेंट बीच में से टूट गया तो फ्रेगमेंटेशन हो गया और इससे भी क्या हो गया, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से, यहां पर ज़ूस्पोर बन जाएंगे ना, मना किया पहले। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोनिडिया से। कोनिडिया थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर थे और कैसे थे, एक्सोजीनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से चलाता आ रहा हूं, दोबारा डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन ये टर्म याद रखना है। ये किसी कवरिंग के अंदर नहीं बनते हैं, ये बाहर ग्रो करके बनते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर दोबारा से जानबूझकर लिखा है कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कोई मोटाइल स्टेज नहीं है। ये अपनी पुरानी जानकारी जरा यूज करके देखेंगे। कोनिडिया आर थिक वॉल्ड फॉर्म्ड एक्सोजीनसली, अरेंजमेंट इज बेसिपिटल। पहले भी समझाया था ये, लेकिन फिर इसको बहुत फाइन ट्यून कर रहा हूं। अब आप देख लो अरेंजमेंट कोनिडिया का। कोनिडिया जिस हाइफा के ऊपर बनेंगे उसको एनसीईआरटी कहता है कोनिडियोफोर। ये एनसीईआरटी का यूज किया हुआ टर्म है, कोनिडियोफोर। हाँ, एनसीईआरटी ने बीच में जो दो और नाम लिखे हैं वो लिखे नहीं है, पर डायग्राम में है, डायग्राम में है। एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखेगा कोनिडियोफोर के ऊपर का स्ट्रक्चर ये कहलाता है मेट्यूले, और उसके ऊपर स्ट्रिगमेटा, और फिर ऊपर डेवलप होते हैं कौन, कोनिडिया। कोनिडिया का जो अरेंजमेंट बताया था, कैसा बताया था, बेसिपिटल। बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब होता है न्यू कोनिडिया टुवर्ड्स बेस। जो पुराने हैं वो मैच्योर होकर ऊपर चले गए और नए यहाँ पर बन रहे हैं, इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, बेसिपिटल। इसके मेंबर्स में कैसे प्रोमिनेंट मेंबर, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, जिनके अंदर ये कोनिडिया फॉर्मेशन के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा देखने के लिए। जब मैच्योर होते रहेंगे तो ये कोनिडिया यहां से धीरे धीरे टूटकर चले जाएंगे और सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने पर नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। रटने के लिए बताया था क्या, एमएससी। एमएससी क्यों रटवाया था, एमएससी मतलब कोनिडियोफोर तो एनसीईआरटी भी देता है, उसके ऊपर की सीक्वेंस क्या है, कोनिडियोफोर के ऊपर की सीक्वेंस है एमएससी, मेट्यूले, स्ट्रिगमेटा, कोनिडिया। ये इनका अरेंजमेंट है। इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्रामेटिक आ जाए, उसकी पहचान आनी चाहिए। कोनिडियोफोर के ऊपर एमएससी, कोनिडियोफोर के ऊपर एमएससी, जो पूछे उसका आंसर आना चाहिए। और इंपॉर्टेंट आएगा एक्सोजीनस या एंडोजीनस। आप देख लो, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे कोनिडिया, बाहर ग्रो करते हुए बन रहे, तो इसने क्या बोला था, एक्सोजीनस। फिर उसके बाद अगला डिस्कशन आ गया इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पूरी साइकिल यहां पर मैंने रिप्रेजेंट की है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सोमेटोगेमी। पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था सोमेटोगेमी, कोई स्पेशल सेक्सुअल स्ट्रक्चर ना हो और डायरेक्टली सोमेटिक हाइफा का फ्यूजन हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी बोलते हैं। ऐसा ही केस यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको। यहां पर कोई एंथ्रीडियम उगोनियम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, कोई एंथ्रीडियम उगोनियम नहीं है, डायरेक्टली हाइफा फ्यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोमेटोगेमी। नॉर्मल सोमेटिक हाइफा का क्या हो रहा है, फ्यूजन। अब इनके फ्यूजन से अगली स्टेज आ गई, ये फ्यूजन होता हुआ दिखाया है। फ्यूजन हुआ तो अब ये दोनों की प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलेगी, क्या कहलाएगी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद जिन दोनों सेल्स का फ्यूजन हुआ उसमें दो न्यूक्लियाई हो गए। दो न्यूक्लियाई एक सेल में आ जाए, क्या नाम दिया था हमने इसको, डाइकैरियन। ये बन गया डाइकैरियन। डाइकैरियन बनने के बाद अब इसमें ऊपर वर्टिकल ग्रोथ आएगी नए प्रकार का हाइफा बनाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे बाद में एस्कस बनेगा।
और यही कहलाता है एस्कोजीनस हाइफा। एस्कोजीनस मतलब एस्कस बनाने वाला, हाइफा वो कहलाता है एस्कोजीनस हाइफा। अब यहां से आगे इधर डायग्राम आया, ये जो नीचे न्यूक्लियाई थे ये मूव करके किस में चले गए, ऊपर एस्कोजीनस हाइफा में। इस बीच में अब इन दोनों न्यूक्लियाई का क्या हुआ, फ्यूजन। इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, जिसको क्या लिखा है, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस तैयार हो गया। शुरू में ये जो भी न्यूक्लियस है, ये सब के सब न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ये सब न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ये कंडीशन कैसी है, n+n है। ये कंडीशन डाइकैरियोन में कंडीशन कैसी है, n+n है। ओरिजिनली n, अलग सेल में n, फ्यूजन के बाद n+n, n+n, यहां तक n+n। लेकिन जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे कैरियोगेमी में, तो ये न्यूक्लियस कैसा हो गया, 2n हो गया। अब ये न्यूक्लियस कैसा हो गया, 2n हो गया। 2n न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें क्या होगा आगे, 2n न्यूक्लियस में अब यहां मियोसिस होगा। ये लिखा क्लियरली, एरो पे ध्यान देंगे। मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से। स्पोर पे पहले ध्यान देना, बाहर के स्ट्रक्चर पे बाद में। ये अंदर बने स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। 2n में मियोसिस से, बार बार बोल चुका हूं, मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। 2n को वापस किस में ले आएगा, n में। और ये जो एस्कोस्पोर्स बने हैं ये वापस कैसे होंगे, n होंगे। बहुत ध्यान इस बात पर। एस्कोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। जो बाहर लिखा है ये रेड से नजर आ रहा है, उस पर बाद में ध्यान देना है। पहले जो बोल रहा हूं उसी पे ध्यान देना है। मैंने नंबर डाले हैं और उन नंबर्स को पहचानना है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये स्टार्टिंग हुई, ये पेरेंट हाइफा है, सोमेटिक हाइफा है। इनमें सबसे पहले नंबर 1 डाल के दिखाया, फ्यूजन हो रहा है। पहले ये संपर्क में आए, फिर इनके बीच की ये वॉल गायब हो जाएगी, तो इनमें क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गई। डाइकैरियोन स्टेज डेवलप हो गई, नंबर 2 डाला है प्लाज्मोगेमी को। फिर और आगे आए तो इसमें क्या डेवलपमेंट होने लगा, नंबर 3 पर डालकर एस्कोजिनस हाइफा का डेवलपमेंट होने लगा। एस्कोजिनस हाइफा में क्या चले गए, दोनों न्यूक्लियाई चले गए। नंबर 4 स्टेप डाला, क्या हो गया, कैरियोगेमी। प्रोसेस यूं आ रहा है इधर से, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद क्या डेवलप हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस डेवलप हो गया, 2n। अब इस 2n वाले में क्या होगा, आगे नंबर 5 पे आ गए क्या, मियोसिस। अब नंबर 6 इधर डाला है, क्या फॉर्मेशन होगा नंबर 6 में, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है, अब एक्सप्लेन करता हूं। जब 2n न्यूक्लियस में मियोसिस से एस्कोस्पोर बन जाएंगे, तब उसके बाद इसके आसपास के दूसरे हाइफा ग्रो करेंगे और ग्रो करके इसको कवर कर लेंगे। कवर करने पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, बाहर की कवरिंग, वही कहलाती है एस्कोकार्प। वो फ्रूटिंग बॉडी वो कहलाती है एस्कोकार्प। डायग्राम ध्यान से देखना है। ये रेड वाली लाइन ये हाइफा है, ये क्या बना रहे हैं, एस्कोकार्प। इनके अंदर क्या है, एस्कस, ये रहा मार्क किया हुआ है। और एस्कस के अंदर क्या रखे हुए हैं, एस्कोस्पोर्स। आई रिपीट, डायग्राम आपके सामने है, फिर आपको देखने का भी समय दूंगा। सब इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है पूरे एस्कोमाइसिटीज में। 2 somatic hypha come close, they fuse to form dikaryon. Then from this dikaryon, vertical growth occurs to form एस्कोजिनस हाइफा। ये दोनों न्यूक्लियाई किस में एंटर कर जाएंगे, एस्कोजिनस हाइफा में। देन these nuclei fuse to form diploid nucleus. After formation of diploid nucleus, meiosis occurs. Meiosis results in formation of ascospores. 4 ascospores दिख रहे हैं। Meiosis results in formation of ascospores. इतना होने के बाद अब एस्कस की जो कवरिंग पहले से बन चुकी थी, उसके बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग डेवलप होगी, और वही एक्स्ट्रा कवरिंग क्या कहलाएगी, एस्कोकार्प कहलाएगी। ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन करने का इनका काम कर रही है, और यही एक फ्रूटिंग बॉडी होगी। जैसे फल के अंदर बीज होता है ना, वो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और उसके बाहर फल की कवरिंग होती है, ऐसे ही अंदर एस्कोस्पोर्स है।
और उसके बाहर कवरिंग आ गई, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई, वही कहला रही है क्या, एस्कोकार्प। ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे, मैंने नंबर डाले हैं स्टेप के, और सबसे आखिरी में 6 नंबर पर एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हुआ है। एस्कोस्पोर भी बन जाने के बाद ये एक्स्ट्रा कवरिंग बाहर डेवलप होती है। ध्यान से डायग्राम को देखेंगे, फिर आगे चलूंगा, पर्याप्त समय इसको दिया है मैंने। अब मैं इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट पे आया, जो मैंने कहा ज्यादातर पॉइंट समझा दिए, एक बार आपके सामने रखे हैं। क्या क्या स्टेजेस आपको दिखाई मैंने। संपर्क में आने के बाद पहले क्या हुआ था, प्लाज्मोगेमी, फिर क्या हुआ था, कैरियोगेमी, फिर क्या हो गया, मियोसिस। वो पुरानी 3 स्टेज चली। एस्कस सिंगुलर टर्म है, उसका प्लूरल क्या है, एस्के। जो एस्कस है उसका प्लूरल एस्का है। अभी आपके डायग्राम में तो यहां पर मैंने साधारण तरीके से एक एस्कस बना हुआ दिखाया है, लेकिन एक फ्रूटिंग बॉडी में एस्कस एक ही हो ऐसी जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसका प्लूरल है एस्के। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने एक एस्कस बनाया, उसके अंदर हमने 4 एस्कोस्पोर बनाए। और नई जानकारी क्या आएगी, 4 और 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस। एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर, 4 या 8। मेरे डायग्राम में मैंने कितने दिखाए हैं, 1 2 3 4। ये एस्कोस्पोर्स हैप्लॉइड है, फिर यहां भी लिख देता हूं, 4 दिखाए हैं। 8 को दिखाने के लिए और ज्यादा स्पेस चाहिए, घिचपिच हो जाएगी यहां पर, तो मैंने 4 दिखाए हैं। लेकिन क्या 4 से ज्यादा भी बन सकते हैं, बिल्कुल 8 बन सकते हैं, कई सारे केस में 8 बनते हैं। यहां मैंने 4 दिखाए हैं, इसका फर्दर एक डिवीजन हो जाए तो ये डबल हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो एस्कोस्पोर मेरे डायग्राम में यहां 4 है, मैंने यहां थ्योरेटिकली लिखा है कि एस्कोस्पोर 4 बन सकते हैं या 8 बन सकते हैं। ये नॉलेज आ गई। और ये अपना पुराना पॉइंट समझाया था शुरू में ही, बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसी के आधार पर क्लास का नाम है क्या, एस्कोमाइसेटीज, इसी के आधार पर। फिर उसके बाद पॉइंट आता है, ये मैंने जो कहा थ्योरेटिकल पॉइंट, ध्यान से देखेंगे, उसी को बोलूंगा। ये पहले समझा चुका हूं, पूरा एक्सप्लेन किया है। आफ्टर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन माइसीलियम ग्रोज अराउंड एस्कस एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प। चारों तरफ से घेरकर जो एक बॉडी बन जाएगी वही क्या कहलाएगी, फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी। एस्कोस्पोर्स आर एंडोजिनसली फॉर्म्ड। एस्कोस्पोर्स क्या है, एंडोजिनसली फॉर्म्ड है। कोनिडिया कैसे थे, एक्सोजिनस, इनसे आंसर बदल जाते हैं। और एस्कस बन रहे हैं बाहर की, एस्कोस्पोर बन रहे हैं बाहर की एस्कस के अंदर, एस्कस के अंदर आपके सामने। एस्कोस्पोर्स आर इनसाइड एस्कस, तो एक्सोजिनस लिखेंगे या एंडोजिनस, पक्का एंडोजिनस लिखेंगे। ये एंडोजिनस आ गए, तो ये टर्म आपके सामने आ गया है, यहां पर एंडोजिनस होते हैं। मियोसिस से बने हुए स्पोर्स हैं, तो क्या है ये, सेक्सुअल स्पोर्स है। कोनिडिया एक्सोजिनस, एसेक्सुअल। एस्कोस्पोर्स एंडोजिनस, सेक्सुअल स्पोर्स। और इन्हीं स्पोर्स के आधार पर यह सारी कहानी रची गई है, उसकी कवरिंग एस्कस, और क्लास का नाम एस्कोमाइसेटीज, क्लास कॉल्ड एस्कोमाइसेटीज। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे बाकी फीचर अलग अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन यदि किसी फंजाई के अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एस्कोमाइसेटीज के ही मेंबर माने जाएंगे। इनका क्या होगा एस्कोस्पोर्स का, ये एस्कोस्पोर्स बाद में रिलीज हो जाएंगे। कब रिलीज हो जाएंगे, जब एस्कोकार्प और एस्कस रप्चर हो जाएंगे। आप देख लो कवरिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, बाहर की, बिल्कुल सबसे बाहर की कवरिंग एस्कोकार्प, और इसके जस्ट अंदर एस्कस। ये दोनों रप्चर हो जाएंगे तो ये एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज हो जाएंगे तो जर्मिनेट होकर नए हाइफा, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। ये रिलीज हो जाएंगे तो ये नए हाइफा, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इसके बाद ये एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा है, लेकिन काम आएगी बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने कहा था जो एक्सकोकार्प है वो फ्रूटिंग बॉडीज है। फ्रूटिंग बॉडीज की शेप के आधार पर
तीन कैटेगरी है, शेप के आधार पर तीन कैटेगरी। ये डायग्राम दिखाता है, पहले तो ये इंडिपेंडेंट एस्काई दिखाए हैं, ये एक एस्कस, एक और एस्कस, मल्टीपल एस्कस है, तो प्लूरल में क्या लिखा है, एस्काई। तो ये जो एस्के हैं या एस्काई हैं, इनको कहा है नेकेड एस्काई है। इनके चारों तरफ एक्स्ट्रा कवरिंग डेवलप होगी, मैंने कहा माइसीलियम के द्वारा, और ये माइसीलियम जो एक्स्ट्रा कवरिंग बना रहे हैं, इनको मैंने लिखा है स्टेराइल हाइफा, मतलब ये खुद स्पोर नहीं बना रहे, ये केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये चारों तरफ से कवर हो जाए तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है क्लेस्टोथीशियम। यहां भी नाम लिखा है, मैंने उसको और क्लियरली नीचे भी लिखा है कि छोटा अगर क्लियर दिखाई नहीं दे आपको तो मैंने यहां नीचे लिखा है और इनको एनलार्ज करके और प्रॉपर्टी बताई है। क्लेस्टोथीशियम इज ए ग्लोब्यूल और बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्लेस्टोथीशियम क्लोज्ड होता है, क्लेस्टोथीशियम स्ट्रक्चर जो है ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से बंद है। इस प्रकार की चारों तरफ से बंद होने वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन से एस्कोमाइसिटीज में पाई जाती है, पेनिसिलियम में। कुछ ऐसे एस्कोमाइसिटीज हैं जिनकी फ्रूटिंग बॉडी में ऊपर छोटी सी ओपनिंग होती है, ये होती है फ्लास्क शेप्ड, और ये टेक्निकली क्या कहलाती है, पेरिथीशियम कहलाती है। तो पेरिथीशियम में स्मॉल ओपनिंग होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, किसमें पाई जाती है, न्यूरोस्पोरा मेंबर में पाई जाती है। और एपोथीशियम ये ऊपर से काफी ओपन स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी होती है। और किस एस्कोमाइसिटीज के किस मेंबर में पाई जाती है, उसका नाम है पेजिजा। हाँ, ये पेजिजा एग्जाम में आया पुराना, इसी वजह से मैंने ये फ्रूटिंग बॉडी ली है। पेजिजा का क्वेश्चन मिलेगा आपको पुराने क्वेश्चंस में। ये कारण था जिसकी वजह से मुझे इनकी कैटेगरी बतानी पड़ी कि इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है। एकदम आसान है, बिल्कुल आसानी से याद होगा। क्लेस्टोथीशियम, फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहां पर पेरिथीशियम, एपोथीशियम। फुल्ली क्लोज्ड है क्लेस्टोथीशियम, फ्लास्क शेप्ड स्मॉल ओपनिंग है पेरिथीशियम, और कप शेप्ड है लार्ज ओपनिंग है एपोथीशियम। ये किसमें था, पेनिसिलिन में, ये किसमें था, न्यूरोस्पोरा में, और वो पेजिजा में। तो यहां पर एक एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है इन फ्रूटिंग बॉडी को समझाने के लिए। दो बार मैंने शब्द उपयोग किया है स्टेराइल हाइफा, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। स्टेराइल हाइफा कहने का मतलब होता है जो केवल प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है या बेस बना रहा है, वो खुद एस्कोस्पोर्स बनाने में रोल नहीं रखता, वो केवल चारों तरफ से लपेटने में काम आने वाला हाइफा होता है, उसको बोलते हैं स्टेराइल हाइफा। मैंने कहा था कि एक फ्रूटिंग बॉडी में एक ही एस्कस हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये मल्टीपल एस्कस है और इनके अंदर एस्कोस्पोर्स रखे हुए हैं। ये इनके अंदर एस्कोस्पोर्स रखे हुए हैं। जो एस्कोस्पोर्स यहाँ पर आपको रखे हुए नजर आएंगे, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एस्काई जिसको मैंने लिखा है, ऐसे मल्टीपल एस्काई यहाँ पर है और इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा हाइफा भी प्रेजेंट है। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है इन एस्काई का फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अब कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन सारी आ गई, थोड़ी इंफॉर्मेशन आएगी याद करने वाली। याद करने वाली इंफॉर्मेशन पर आए तो आए सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। पहले भी नाम आ चुका है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम जो कि ब्लू या ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जा सकता है, ऐसा डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। मेन क्वेश्चंस क्या है, मेन क्वेश्चन है, सभी लोग आई थिंक पहचानते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम वो फंजाई है जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक्स प्राप्त की गई। किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था और वो किससे प्राप्त की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। लेकिन आज की डेट में जो ज्यादातर पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है कमर्शियली, जो पेनिसिलिन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो नोटेटम से नहीं है, वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से है। तो ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई साथ छोड़ नहीं सकते आप। पहले जो पेनिसिलिन डिस्कवर की गई पेनिसिलियम नोटेटम, आज की डेट में जो ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस किया जाता है या जिससे बेटर प्रोडक्शन हमें मिलता है उसी से करेंगे, निश्चित सी बात है। वो कौन है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद पॉइंट आता है और मेंबर्स की ओर, पेनिसिलियम ग्रासियोफुल्वम। पेनिसिलियम ग्रासियोफुल्वम भी एक मेंबर है फंजाई का, इसी क्लास का, जिससे ग्रासियोफुल्विन नामक एंटीबायोटिक
प्राप्त की जाती है और ये एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है ग्रासियोफुल्विन। तो ये नाम डायरेक्टली कहीं आ सकते हैं, इसका महत्व फिर भी कम है, लेकिन पहले जो दोनों बोले थे पेनिसिलियम नोटाटम क्राइसोजेनम उनका महत्व ज्यादा है। और मेंबर्स पर आए, एस्परजिलस का भी पहले नाम आया। एस्परजिलस से एक डिजीज होती है एस्परजिलोसिस जो ह्यूमंस को, कैटल्स को अफेक्ट कर सकती है। एस्परजिलस की सारी स्पीशीज नहीं करती है उसको, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एफ्लाटॉक्सिन्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्लाटॉक्सिन्स एक प्रकार के कार्सिनोजेंस हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन्स हैं। कार्सिनोजेनिक होने कहने का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं इस कैटेगरी के। और इनको कौन प्रोड्यूस करता है? इनको प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेवस। ए डॉट लिखने का अर्थ है ये वही एस्परजिलस है। जब लिखा मैंने ए डॉट मतलब एस्परजिलस फ्लेवस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इधर क्वेश्चन आने के चांस कम है, एस्परजिलस फ्लेवस के चांस ज्यादा है। सो एस्परजिलस फ्लेवस मोर इंपॉर्टेंट। और एक कमर्शियल प्रोडक्शन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एस्परजिलस नाइजर से आपको प्रोडक्शन मिलेगा सिट्रिक एसिड का। ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। दूसरे चैप्टर्स में 12th में माइक्रोब वाले चैप्टर वगैरह में भी जाकर आता है ये एग्जांपल्स। तो मतलब यहाँ पर मेरी नजर से जो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक तो एफ्लाटॉक्सिन और एक है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से। तो एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइजर एंड एस्परजिलस फ्लेवस, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुए इस पेज के डिस्कशन से। फिर उसके बाद और एग्जांपल आ गए क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो जीनस है वो कहलाता है इर्गोट फंजाई। इर्गोट एक केमिकल का नाम है जो इस फंजाई से ऑब्टेन होता है, उसी आधार पर इनका नाम रख दिया क्या? इर्गोट फंजाई। इन फंजाई में एक तो कोई केस बनता है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया का। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया डिजीज कॉज करती है इर्गोट डिजीज इन बाजरा। बाजरा में जो उसकी बाल बनती है, जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस बनती है, उसमें प्रोडक्टिविटी को कम करने का एक इन्फेक्शन होता है जो इर्गोट डिजीज कहलाता है, बाजरा में होने वाला क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के द्वारा। फिर इससे मैंने कहा केमिकल ऑब्टेन होता है जिसके कारण ये कह रहे इर्गोट फंजाई, इर्गोटिन। और इसी इर्गोटिन का उपयोग करके, मतलब इसके इस केमिकल का उपयोग करके एक कंपाउंड बनाया जाता है जो कहलाता है नार्कोटिक कंपाउंड है। नार्कोटिक कंपाउंड कहने का मतलब होता है जो ब्रेन पर असर डाल रहा है, ऐसे ब्रेन पर असर डालने वाले नार्कोटिक कंपाउंड है। और ये कंपाउंड कहलाता है एलएसडी। बहुत ही खतरनाक एडिक्टिव ड्रग है ये एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड। ये लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड नाम की जो ड्रग है एलएसडी के नाम से जानी जाती है, वो इससे ऑब्टेन्ड होती है। ये दिमाग के परसेप्शन को डिस्टर्ब करने वाली मेडिसिन है। इसको बॉडी में जाने के बाद आदमी सीधा खड़ा है, उल्टा लगेगा, तैरने लगेगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं है उसके दिमाग में किस प्रकार की खिचड़ी पकने लगे। दैट इज द काइंड ऑफ ड्रग एलएसडी इज। तो ये क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया जो मेंबर है उससे ऑब्टेन होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला केस आ गया मोर्शेला। एनसीईआरटी ने नाम लिया कि ये मोरल्स कहलाते हैं, एनसीईआरटी का लिखा हुआ टर्म मोरल्स। ये ईडेबल फंजाई है, जो मोरल्स हैं वो ईडेबल फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रहे मशरूम अलग कैटेगरी है, वो फिर क्लास अलग है। मोरल्स भी एक प्रकार की ईडेबल फंजाई है। न्यूरोस्पोरा पहले नाम आया जब मैं फ्रूटिंग बॉडी का डिस्कशन ले रहा था। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा मेंबर है जिस पर जेनेटिक रिसर्च में उसका काफी उपयोग हुआ है। एनसीईआरटी ने भी नाम लिया कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए उसका यूज किया गया है। मतलब ये रिसर्च पर्पस में न्यूरोस्पोरा का काफी उपयोग हुआ है। ये मैंने पॉइंट एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। हाँ, उसके ऊपर वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, रेड या पिंक मोल्ड पर, क्योंकि जब एनसीईआरटी उसके रोल के बारे में बता रहा है तो थोड़ी एक लाइन की और इंफॉर्मेशन मैंने उसमें जोड़ दी है। ईस्ट जो यूनिसेलुलर मेंबर है, पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहलाती है बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट किस लिए? बेकिंग
बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, ब्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग होता है ईस्ट का, ये बेकिंग इंडस्ट्री कहलाती है। ब्रूअर्स ईस्ट मतलब इन ब्रूइंग और अल्कोहल इंडस्ट्री, ब्रूइंग या अल्कोहल इंडस्ट्री में उपयोग होता है, तो इस आधार पर यह ब्रूअर्स ईस्ट भी कहलाती है। मतलब शुगर का उपयोग करके उसका फर्मेंटेशन करके अल्कोहल प्रोडक्शन करना हो या स्मॉल स्केल फर्मेंटेशन की सहायता लेकर बेकिंग करनी हो, इन दोनों में ही ईस्ट का उपयोग होता है, या सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पूरा नाम, इसका उपयोग होता है, जो कि यूनिसेलुलर मेंबर था हमारे डिस्कशन के अंदर, इनका उपयोग होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आ गए, जिसमें से मैंने कहा कि कुछ एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट फुल्ली इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। न्यूरोस्पोरा का एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, नहीं छोड़ सकते हैं। अगेन मोरल्स एनसीईआरटी का, मतलब कोई बहुत ज्यादा पॉइंट इधर उधर नहीं लिए हैं, जो थोड़े इधर उधर लिए भी थे उनमें से भी फिल्टर करके आपको बता दिया है कि किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज ऑल डिस्कशन अबाउट एस्कोमाइसिटीज। ये पूरा डिस्कशन हमारा एस्कोमाइसिटीज के बारे में, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।